12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 264-300 ए। इस भाग को 4 अध्यायों में बांटा गया है। पहले पूरी लिस्ट देखिए। अध्याय 1 वित्त, फाइनेंस माइनस अनुच्छेद 264 से 291। 264 इस अध्याय के शब्दों की व्याख्या। 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, बिना कानून के टैक्स नहीं। 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोकलेखे। 267 आकस्मिकता निधि, कंटिंजेंसी फंड। 268 संघ द्वारा लगाए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा इकट्ठा किए जाने वाले शुल्क। 269 संघ द्वारा लगाए और इकट्ठा किए जाने वाले किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर। 269 ए अंतर्राज्यिक व्यापार के दौरान जीएसटी का बंटवारा। 270 संघ द्वारा लगाए और इकट्ठा किए गए कर जिन्हें संघ और राज्यों के बीच बांटा जाता है। 271 कुछ करों पर संघ के लिए अधिभार, सरचार्ज। 272 निश्चित माइनस अब मौजूद नहीं है। 273 जूट पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान। 274 राज्यों के हित वाले करों पर प्रभाव डालने वाले बिलों के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश। 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, ग्रांट्स। 276 व्यवसाय, व्यापार और रोजगार पर टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। 277 पुरानी टैक्स व्यवस्था की बचत, सेविंग्स। 278 निश्चित। 279 शुद्ध आगम, नेट प्रोसीड्स की गणना। 279 ए जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल। 280 वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले स्वैच्छिक व्यय। 283 सरकारी फंड्स। 266 267 में जमा पैसों की सुरक्षा। 284 सरकारी अफसरों और अदालतों के पास जमा पैसों की अभिरक्षा। 285 संघ की संपत्ति को राज्य के टैक्स से छूट। 286 माल की बिक्री पर टैक्स लगाने पर पाबंदी। 287 बिजली पर टैक्स से छूट। 288 पानी या बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा टैक्स से छूट। 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के टैक्स से छूट। 290 खर्चों और पेंशनों का समायोजन। 290 ए कुछ देवस्वम निधियों को भुगतान। 291 निश्चित। अध्याय 2 उधार लेना, बोरोइंग, अनुच्छेद 292 से 293। 292 भारत सरकार, केंद्र द्वारा उधार लेना। 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। अध्याय 3 संपत्ति, संविदाएं, अधिकार और वाद माइनस अनुच्छेद 294 से 300। 294 आज़ादी से पहले की संपत्ति और दायित्वों का हस्तांतरण। 295 अन्य मामलों में संपत्ति और देनदारियों का हस्तांतरण। 296 लावारिस संपत्ति, एशकीट का सरकार के पास जाना। 297 समुद्र के नीचे की मूल्यवान वस्तुओं का संघ के पास होना। 298 व्यापार करने की सरकारी शक्ति। 299 संविदाएं, कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस राष्ट्रपति, राज्यपाल के नाम पर। 300 वाद और कार्यवाहियां, सूट्स माइनस सरकार पर मुकदमा। अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार माइनस अनुच्छेद 300 ए। 300 ए कानून के बिना किसी को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। भाग 12 अध्याय 1 वित्त का पूर्ण पोस्टमार्टम। अनुच्छेद 264 व्याख्या। ये बस ये बताता है कि इस अध्याय में वित्त आयोग का मतलब अनुच्छेद 280 वाला आयोग है। अनुच्छेद 265 करों का अधिरोपण। सरकार अपनी मर्जी से आपसे 1 रुपया भी टैक्स नहीं ले सकती। टैक्स लेने के लिए संसद या विधानसभा में बाकायदा कानून पास करना जरूरी है। अनुच्छेद 266 संचित निधि और लोकलेखे। संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, सरकार की मुख्य तिजोरी। सारा टैक्स और कर्ज का पैसा यहां जमा होता है। लोकलेखे, पब्लिक अकाउंट, इसमें जनता का पैसा जैसे पीएफ बैंक जमा होता है जो सरकार के पास अमानत के तौर पर है। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि, कंटिंजेंसी फंड। अचानक आई आपदाओं के लिए राष्ट्रपति के हाथ में एक छोटा फंड, गुल्लक, जिसे संसद की तुरंत मंजूरी की जरूरत नहीं होती। अनुच्छेद 268 संघ द्वारा लगाए गए, राज्यों द्वारा इकट्ठा किए गए शुल्क, जैसे स्टाम्प ड्यूटी, इसे केंद्र लगाता है लेकिन राज्य वसूलते हैं और खुद ही रख लेते हैं। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा लगाए और राज्यों को दिए जाने वाले कर, केंद्र टैक्स लगाता है और वसूलता है लेकिन पूरा पैसा राज्यों को दे देता है। अनुच्छेद 269 ए जीएसटी का बंटवारा। 2 राज्यों के बीच होने वाले व्यापार आईजीएसटी पर टैक्स केंद्र वसूलता है और उसे केंद्र और राज्यों के बीच बांट दिया जाता है। अनुच्छेद 270 केंद्र राज्य के बीच विभाजित कर।
आयकर इनकम टैक्स जैसे कर जो केंद्र वसूलता है, लेकिन वित्त आयोग की सलाह पर उसका एक हिस्सा राज्यों को दिया जाता है। अनुच्छेद 271 करों पर अधिभार सरचार्ज। अगर केंद्र को और पैसे चाहिए तो वो टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगा सकता है। ये पूरा पैसा केंद्र के पास रहता है, राज्यों को नहीं मिलता। अनुच्छेद 272 अब संविधान से हटा दिया गया है। अनुच्छेद 273 जूट पर अनुदान। असम, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को जूट के निर्यात शुल्क के बदले केंद्र से विशेष पैसे मिलते हैं। अनुच्छेद 274 राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश। ऐसा कोई भी बिल जो राज्यों के टैक्स के हिस्से को प्रभावित करता हो, उसे संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। अनुच्छेद 275 संघ से राज्यों को अनुदान ग्रांट्स। जब कोई राज्य पिछड़ा हो या उसे मदद चाहिए तो केंद्र उसे अलग से ग्रांट देता है। अनुच्छेद 276 प्रोफेशनल टैक्स। राज्य सरकारें या नगर पालिकाएं नौकरियों और व्यापार पर टैक्स लगा सकती हैं, अधिकतम 2,500 रुपये सालाना। अनुच्छेद 277 बचत सेविंग्स। संविधान लागू होने से पहले के कुछ टैक्स तब तक चलते रहेंगे जब तक संसद नया कानून न बना दे। अनुच्छेद 278 निरसित हटाया गया। अनुच्छेद 279 शुद्ध आगम नेट प्रोसीड्स। टैक्स की कुल कमाई में से वसूली का खर्चा निकालने के बाद जो बचता है उसे शुद्ध आगम कहते हैं। इसकी गिनती सीएजी करता है। अनुच्छेद 279 जीएसटी परिषद। जीएसटी से जुड़े फैसले लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी। इसमें वित्त मंत्री और राज्यों के मंत्री बैठते हैं। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल में राष्ट्रपति इसे बनाते हैं ताकि पैसों के बंटवारे की सलाह मिल सके। अनुच्छेद 281 सिफारिशें। वित्त आयोग जो भी सलाह देगा, राष्ट्रपति उसे संसद के सामने रखेंगे। अनुच्छेद 282 स्वैच्छिक व्यय। केंद्र या राज्य किसी भी ऐसे काम पर पैसा खर्च कर सकते हैं जो उनके कानून बनाने की शक्ति में नहीं है, अगर वो लोकहित में हो। अनुच्छेद 283 निधियों की सुरक्षा। सरकारी खजानों में पैसा कैसे रखा जाएगा और निकाला जाएगा, इसके नियम। अनुच्छेद 284 कोर्ट में जमा पैसा। अगर कोर्ट में कोई पैसा जमा है तो उसे लोक लेखा पब्लिक अकाउंट में ही जमा किया जाएगा। अनुच्छेद 285 केंद्र की संपत्ति पर राज्य का टैक्स नहीं। राज्य सरकारें रेलवे स्टेशन या पोस्ट ऑफिस जैसी केंद्र की संपत्तियों पर टैक्स नहीं लगा सकती। अनुच्छेद 286 सेल टैक्स पर रोक। राज्य सरकारें विदेशों में जाने वाले या दूसरे राज्यों में जाने वाले सामान पर अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकती। अनुच्छेद 287 बिजली पर टैक्स से छूट। रेलवे या केंद्र सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बिजली पर राज्य टैक्स नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 288 पानी बिजली पर छूट। कुछ विशेष दशाओं में अंतर्राज्यीय नदी परियोजनाओं पर राज्य टैक्स नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 289 राज्य की संपत्ति पर केंद्र का टैक्स नहीं। राज्यों की सरकारी कमाई और संपत्ति पर केंद्र सरकार इनकम टैक्स नहीं लगा सकती। अनुच्छेद 290 समायोजन। केंद्र और राज्यों के बीच कुछ साझा खर्चों और पेंशनों का हिसाब किताब। अनुच्छेद 290 ए देवस्वम निधि। केरल और तमिलनाडु के कुछ मंदिरों के फंड के लिए सालाना भुगतान। अनुच्छेद 291 प्रिवी पर्स माइनस अब हटा दिया गया है, उधार लेना का पोस्टमार्टम। इस अध्याय में केवल 2 अनुच्छेद हैं, लेकिन ये देश की इकनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। व्याख्या। केंद्र सरकार को ये शक्ति दी गई है कि वह अपनी कमाई भारत की संचित निधि की गारंटी देकर कर्ज ले सकती है। बारीकी। केंद्र सरकार देश के अंदर से भी कर्ज ले सकती है और विदेशी देशों या संस्थाओं जैसे वर्ल्ड बैंक से भी। इसकी सीमा संसद कानून बनाकर तय करती है। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। व्याख्या। राज्य सरकारें भी अपनी संचित निधि की गारंटी पर कर्ज ले सकती हैं। बारीकी। राज्य सरकारें विदेशों से सीधा कर्ज नहीं ले सकतीं। उन्हें केवल भारत के अंदर से ही कर्ज लेने का हक है। अगर किसी राज्य ने पहले से केंद्र से कर्ज ले रखा है और वह नया कर्ज लेना चाहता है तो उसे केंद्र सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है। भाग 12 अध्याय 3 संपत्ति, संविदाएं, अधिकार और वाद का पोस्टमार्टम। ये अध्याय बताता है कि सरकार की संपत्ति कैसे बनी और सरकार पर मुकदमा कैसे होगा। अनुच्छेद 294 कुछ मामलों में संपत्ति और दायित्वों का उत्तराधिकार। व्याख्या। आज़ादी के समय जो संपत्तियां ब्रिटिश भारत के पास थीं, वे सब अब भारत सरकार या संबंधित राज्यों को मिल गईं। अनुच्छेद 295 अन्य मामलों में उत्तराधिकार। व्याख्या। जो रियासतें प्रिंसली स्टेट्स भारत में मिली, उनकी संपत्तियां और कर्ज भी भारत सरकार या राज्यों के हिस्से में आ गए। अनुच्छेद 296 राजगामी या लवारिस संपत्ति एस्कीट। व्याख्या।
अगर भारत में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसका कोई वारिस लीगल हेयर ना हो तो उसकी सारी संपत्ति सरकार की हो जाएगी। इसे लावारिस संपत्ति का सिद्धांत कहते हैं। अनुच्छेद 297 समुद्र के नीचे की मूल्यवान वस्तुएं। व्याख्या। भारत की समुद्री सीमा टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर मिलने वाली हर मूल्यवान चीज, खनिज या तेल पर केवल केंद्र सरकार संघ का अधिकार होगा, राज्य का नहीं। अनुच्छेद 298 व्यापार करने की शक्ति। व्याख्या। केंद्र और राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वे कोई भी बिजनेस या व्यापार कर सकें, फैक्ट्री लगा सकें या संपत्ति खरीद बेच सकें। अनुच्छेद 299 संविदाएं, कॉन्ट्रैक्ट्स। व्याख्या। सरकार जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे सड़क बनाने का टेंडर, तो वो व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री के नाम पर नहीं, बल्कि केंद्र में राष्ट्रपति के नाम पर होगा, राज्य में राज्यपाल के नाम पर होगा। बारीकी। राष्ट्रपति या राज्यपाल इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होते। अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियां, सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। व्याख्या। ये बताता है कि सरकार पर मुकदमा कैसे होगा। केंद्र सरकार पर केस करना हो तो भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से होगा। राज्य सरकार पर केस करना हो तो राज्य का नाम, जैसे स्टेट ऑफ यूपी के नाम से होगा। भाग 12 अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300 संपत्ति का अधिकार। व्याख्या। ये साफ कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। बारीकी। पहले यह फंडामेंटल राइट था, अब यह संवैधानिक अधिकार है। सरकार को आपकी जमीन लेने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया और मुआवजा देना ही होगा। पोस्टमार्टम। 1. गठन और संरचना, स्ट्रक्चर। कौन बनाता है? हर 5 साल में या जरूरत पड़ने पर उससे पहले भारत के राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। सदस्य। इसमें कुल 5 लोग होते हैं, 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। योग्यता। इनकी योग्यता संसद तय करती है। आमतौर पर अध्यक्ष वह होता है जिसे सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो, और सदस्यों में हाईकोर्ट के जज, अर्थशास्त्री या सरकारी वित्त के जानकार शामिल होते हैं। 2. मुख्य कार्य, मेन फंक्शंस। वित्त आयोग मुख्य रूप से 3 बड़े काम करता है। टैक्स का बंटवारा, वर्टिकल डेवोल्यूशन। केंद्र सरकार जो टैक्स, जैसे इनकम टैक्स वसूलती है, उसका कितना हिस्सा राज्यों को दिया जाए, जैसे वर्तमान में 41% राज्यों को जाता है। राज्यों के बीच बंटवारा, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। उस 41% में से किस राज्य को कितना मिलेगा, जैसे यूपी को कितना, बिहार को कितना और केरल को कितना। इसके लिए आयोग जनसंख्या, क्षेत्रफल और वन क्षेत्र जैसे मानक देखता है। सहायता अनुदान, ग्रांट्स एंड एड। अगर किसी राज्य को अतिरिक्त मदद की जरूरत है तो संचित निधि से उसे कितना पैसा दिया जाए। 3. शक्तियां, पावर्स। वित्त आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये किसी भी सरकारी विभाग से दस्तावेज मांग सकता है और गवाहों को बुला सकता है। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखवाते हैं। 4. क्या इसकी सलाह मानना जरूरी है? संविधान के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी एडवाइजरी होती हैं, यानी सरकार इन्हें मानने के लिए कानूनी रूप से मजबूर नहीं है। लेकिन चूंकि ये एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए सरकार आमतौर पर इसकी सिफारिशों को मान लेती है। वर्तमान स्थिति, करंट नॉलेज 2026। अभी 16वां वित्त आयोग 16th फाइनेंस कमीशन चर्चा में है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं। इनकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 सालों के लिए लागू होंगी। संपत्ति के अधिकार का इतिहास और बदलाव। 1. पहले क्या स्थिति थी? 1950-1978। आज़ादी के समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट था। इसे 2 जगह रखा गया था। अनुच्छेद 19(1)(f) हर नागरिक को संपत्ति खरीदने, रखने और बेचने की आज़ादी देता था। अनुच्छेद 31 कहता था कि सरकार किसी की जमीन बिना कानून और मुआवजे के नहीं ले सकती। 2. समस्या क्या आई? जब सरकार ने देश के विकास के लिए जमींदारी प्रथा खत्म करने और भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म शुरू किए, तो अमीर लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे, क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार था। इससे सरकार को सड़कें, बांध और फैक्ट्रियां बनाने में बहुत दिक्कत होने लगी। 3. बड़ा बदलाव, 44वां संशोधन 1978। जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए एक बड़ा फैसला लिया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की लिस्ट से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में एक नए अनुच्छेद 300A के तहत जोड़ दिया गया। वर्तमान स्थिति, अनुच्छेद 300A एक संवैधानिक विधिक अधिकार।
अब संपत्ति का अधिकार मौलिक नहीं, बल्कि सिर्फ एक विधिक या संवैधानिक अधिकार, लीगल राइट है। इसका मतलब आज की तारीख में क्या है, इसे गौर से देखें। बिना कानून के जब्ती नहीं, सरकार आपसे आपकी संपत्ति केवल अपनी मर्जी से नहीं छीन सकती। उसके पास एक ठोस कानून होना चाहिए। कोर्ट का रास्ता। अगर सरकार आपकी जमीन लेती है तो अब आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, जैसा मौलिक अधिकारों में होता है। आपको पहले हाई कोर्ट, अनुच्छेद 226 या निचली अदालतों में जाना होगा। मुआवजा, कॉम्पेंसेशन। अनुच्छेद 300A में स्पष्ट रूप से मुआवजे शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि अगर सरकार किसी की जमीन लेती है तो उसे उचित मुआवजा देना ही होगा। नोट: अगर संपत्ति किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की है या कोई व्यक्ति अपनी जमीन पर खुद खेती कर रहा है और वह जमीन उसकी सीमा सीलिंग लिमिट के अंदर है, तो उसे मार्केट रेट पर मुआवजा देना अनिवार्य है। संक्षेप में पोस्टमार्टम। 1. पहले, भाग 3, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 और 31। 2. अब, भाग 12, विधिक अधिकार, अनुच्छेद 300A। 3. शक्ति। अब सरकार जनहित पब्लिक पर्पस के लिए आपकी जमीन ले सकती है, बशर्ते वो कानून का पालन करे और पैसा दे। 100 पहले संविधान संशोधन 2016 के जरिए संविधान के भाग 12 में एक नए अनुच्छेद 279A के तहत जोड़ा गया। इसे सरल भाषा में ऐसे समझो कि ये राज्यों और केंद्र की एक साझा बैठक है जहां टैक्स से जुड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। जीएसटी परिषद, अनुच्छेद 279A का संपूर्ण पोस्टमार्टम। 1. संरचना। कौन कौन शामिल होता है? यह एक संघीय संस्था है जिसमें केंद्र और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। अध्यक्ष, चेयरपर्सन, भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री, वर्तमान में निर्मला सीतारमण। उपाध्यक्ष, राज्यों के वित्त मंत्रियों में से ही किसी एक को चुना जाता है। सदस्य, केंद्र के राजस्व राज्य मंत्री और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री। 2. फैसले कैसे लिए जाते हैं? वोटिंग पावर। यही असली खेल है। यहां फैसला बहुमत से होता है, लेकिन वोट की ताकत अलग अलग है। केंद्र सरकार का वोट, कुल वोट का 1/3 हिस्सा, 33.3%। सभी राज्यों का वोट, कुल वोट का 2/3 हिस्सा, 66.6%। क्वोरम। बैठक शुरू करने के लिए कम से कम 50% सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है। निर्णय। किसी भी प्रस्ताव को पास होने के लिए 3/4 बहुमत, 75% चाहिए। मतलब, न तो अकेला केंद्र कोई फैसला थोप सकता है और न ही राज्य मिलकर केंद्र के बिना कुछ कर सकते हैं। दोनों का राजी होना जरूरी है। 3. मुख्य कार्य, फंक्शंस। जीएसटी परिषद इन बातों पर सिफारिशें करती है। किन वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लगेगा और किन पर नहीं। एग्जेम्पशन। टैक्स की दरें तय करना। 0%, 5%, 12%, 18% और 28% की स्लैब में बदलाव करना। राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई, कॉम्पेंसेशन पर फैसला लेना। रजिस्ट्रेशन की सीमा, थ्रेशोल्ड लिमिट तय करना, जैसे 20 लाख या 40 लाख का टर्नओवर। 4. विवाद सुलझाना, डिस्प्यूट सेटलमेंट। अगर केंद्र और राज्य के बीच या दो राज्यों के बीच जीएसटी को लेकर कोई झगड़ा होता है तो उसे सुलझाने के लिए परिषद एक तंत्र मैकेनिज्म बनाती है। संक्षेप में, जीएसटी परिषद ने पुराने इंस्पेक्टर राज को एक राज्य अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता। पूरे देश के लिए एक ही फैसला परिषद की मीटिंग में लिया जाता है।